बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये है तीसरा लेक्चर है। ये चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। तो टॉपिक जो है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीसरा, जैसे मैंने कहा कि सीरीज का लेक्चर है, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग सब के सारे जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के और सारे जो टॉपिक्स हैं वो 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये तीसरा टॉपिक है, तीसरा लेक्चर है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी जो बॉडी है वो कहने के मैटर से बनी हुई है। और मैटर में क्या होता है? एलिमेंट्स। यानी आपने केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। तो देयर आर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स, जिनसे यानी ये जो नेचर, इसमें ये जो 92 में बात कर रहा हूँ तो ये 92 का मतलब है नेचुरली अकरिंग। यानी इसके वैसे तो जो पीरियोडिक टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है और 100 से कहीं ज़्यादा इसमें बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं, पर हम लोग जो है वो नेचुरली अकरिंग की बात करते हैं जो कि 92 हैं। इसमें सारे के सारे 92 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नहीं बनाते, बल्कि उसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। और बायो एलिमेंट्स टोटल मैंने कितने आपको बताए हैं? 92। और 92 जो है ये टोटल। तो टोटल में से जो बायो एलिमेंट्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं, दे आर 60। ठीक है, दे आर एक्चुअली 16 आउट ऑफ, यानी इसके अलावा जो 16 के अलावा है, दे डू नॉट मेक आवर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो इन 16 एलिमेंट से बनती है। इन 16 में से भी जो कुछ ऐसे हैं जिनसे, यानी जो मेजर एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी का 99% बनाते हैं। यानी हमारी बॉडी का जो 99% है वो सिर्फ 6 एलिमेंट्स मिलकर बनाते हैं। 6 एलिमेंट्स। और 6 एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हैं नंबर। अच्छा, इसके लिए ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इसके लिए आप कोई इसको याद रखने के लिए कोई निमोनिक बना सकते हैं। जैसे मैंने एक निमोनिक बनाया है जो कि आपको इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो वो क्या है? वो है कि उमर केम होम, उमर केम होम एंड नायरा कैंसल्ड फोटोशूट। तो ये जो यानी 6 वर्ड्स हैं इसमें, उमर केम होम, नायरा कैंसल्ड फोटोशूट, ये आपको, ये निमोनिक है आपको, ये 6 एलिमेंट्स जो मेजर एलिमेंट्स हैं इनके नाम याद रखने में तो खासी आसानी पैदा करेंगे। जैसे ये ओ जो है, उमर का जो ओ है, इससे क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और ये जो सी है ये क्या है? कार्बन। ठीक है। और इसका जो एच है पहला, ये क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, होम का पहला जो लेटर है एच, इससे है हाइड्रोजन। और नाइला का जो एंड है ये है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। और कैंसर का जो सी है ये है कैल्शियम। और जो ये जो फोटोशूट का पी है ये है फास्फोरस। तो इस तरह से आपको काफी आसानी होगी ये बायो एलिमेंट्स वो जो
6 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनती है, उनको याद रखने के लिए आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप इसको इस तरह से, अब ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, जैसे मैंने कहा, ये हमारी बॉडी का 99% जो हमारी बॉडी का हिस्सा है वो इन्हीं एलिमेंट से बनता है। जो बाकी एलिमेंट्स है, बाकी कितने बचे? 6। मैंने टोटल कितने कहा है? 16। तो 16 में से 6 निकाल दें तो बाकी क्या रह गए? 10। तो जो 10 हैं उनकी अभी हम बात करते हैं। जो बाकी 10 हैं वो ये इसलिए इनको मेंशन किए मेजर हैं, वो माइनर हैं। माइनर से मुराद होता है जिसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन हो, यानी कि हमारी बॉडी में जो बाकी 10 हैं उनका कंट्रीब्यूशन कम है, यानी कि वो बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब ये कितनी मिकदार में पाए जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ, और इसको इसमें से जो है वो अक्सर MCQ बन सकता है कि कौन से एलिमेंट की जो प्रोपोर्शन है हमारी बॉडी में वो कितने % है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक कॉलम चार्ट भी बना हुआ है जो कि आपको याद रखने के लिए काफ़ी हेल्प करता है, और वो आपको यानी इन एलिमेंट्स को समझने में भी कुछ हेल्प करता है। तो वो चार्ट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, उसमें यही 6 एलिमेंट्स जो हैं इनकी प्रोपोर्शन अलग अलग दी गई है। यानी ये एक कॉलम चार्ट है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। वर्टिकल जो एक्सिस है इसके ऊपर हम रिलेटिव जो हमारे परसेंटेजेस है मुख्तलिफ जो बायो एलिमेंट्स जिन 6 की हमने जिक्र किया है, तो यहाँ पे यानी 0 0 के बाद 10 10 के बाद 20 20 के बाद 40 40 के बाद ये 10 20 30 30 40 50 60 70 और 70 तक काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की होती है और वो 65% होती है। 65% होती, तो 65% कहाँ आएगा? यहाँ। तो इसको यहाँ पे 65% शो करने के लिए हम क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे जिसकी हाइट जो है वो यहाँ तक होगी। इस तरह से हम एक कॉलम बनाएंगे, ये कॉलम बन गया और ये कॉलम, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो कहाँ तक है? 65 तक। तो इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज है? 65%, ठीक है। 65% के बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे मैंने कहा था कि आप फिर से अपने माइंड में वही चीज ला सकते हैं कि उमर केम होम नाइला कैंसल फोटोशूट। तो उमर के बाद क्या है? केम होम, केम के मतलब कार्बन। तो अगला जो है वो है कार्बन, और कार्बन जो है उसकी जो परसेंटेज होती है वो 18% होती है, 18%। तो हम ये चूंकि 20 है और यहाँ पे 20 से थोड़ा सा नीचे जो है वो 20% है, ये 18% शो करेंगे। और ये परसेंटेज किसकी है? जैसे मैंने कहा कार्बन, ये किसकी है? कार्बन की। और ये कितनी है? 18%। और ये क्या है? कार्बन, ठीक है। इसको हम दूसरे कलर से भी देख सकते हैं, ये ये है जनाब कार्बन, जो हमारी बॉडी में सबसे जो ज्यादा परसेंटेज होती है वो ऑक्सीजन की होती है 65%। उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट कार्बन है इसकी हमारी बॉडी के अंदर जो परसेंटेज होती है वो 18% होती है। उसके बाद वो वही बॉडी यानी ओवर केम होम, होम का मतलब हाइड्रोजन, यानी नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी होती है? 10%। तो 10 के ऊपर आ गए, यस 10%, यानी ये 10% है तो इसके सामने हम 10% का शो करेंगे, ये 10%। और जैसे मैंने कहा ये 10% है और 10% है क्या? हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। उसके बाद
नाइला कैंसल्ड फोटोशूट यानी N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आएगा और नाइट्रोजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है 3%, यानी यहां पे 3%, ये 3%, ठीक है, ये 3% है और ये क्या है, ये नाइट्रोजन। नाइला कैंसल्ड थी फोटोशूट यानी C आगे आएगा, C कार्बन, ये सॉरी C जो है वो कैल्शियम, कैंसर कैल्शियम, कैल्शियम जो है और कैल्शियम का जो परसेंटेज होती है वो 2%, ये है कैल्शियम। और आखिर में फोटोशूट यानी फास्फोरस, तो यहाँ पे फास्फोरस जिसकी परसेंटेज होती है 1, जिसकी परसेंटेज होती है 1, और ये क्या है, फास्फोरस। तो ये लास्ट वाले हैं, इनको तो याद रखना खासा आसान है, इसलिए 3 to 1, यानी जो नाइट्रोजन है ये 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस। जो पहला है 65%, यानी जो ऑक्सीजन है 65% और जो कैल्शियम है ये 18% है और जो हाइड्रोजन है ये 10%। ये इस लिहाज से थोड़ा सा जरूरी है कि अक्सर जो पिछले पास्ट पेपर में अगर आप देखें तो इसमें से MCQ जो है इनकी जो अमाउंट्स या इनकी जो प्रोपोर्शन है उसके मुताबिक MCQ बन सकता है, तो इसलिए आपको इसकी जो ये जो परसेंटेजेस हैं ये याद रहने चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गए मेजर एलिमेंट्स। जैसे मैंने कहा कि इसके अलावा यानी ये तो हो गए 6, टोटल कितने हैं 10, तो इस टोटल कितने 16, तो 16 में से अभी जो 10 हैं वो बाकी हैं जो को माइनर होते हैं, यानी उनकी मिकदार हमारी बॉडी में बहुत ही कम होती है, तो उसकी हम बात करते हैं जो बाकी के जो हैं 10 एलिमेंट। बाकी के 10 एलिमेंट्स जो हैं इनको याद रखने के लिए भी आप आसानी से कोई निमोनिक बना लें। एक मैं आपको बना के दिखाता हूं, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, वरना आप खुद से अपनी पसंद का भी बना सकते हैं। तो जो निमोनिक है वो क्या है, वो निमोनिक है किसी से क्लैप ना मांगे, किसी से क्लैप ना मांगे। ये 1 2 3 4 5, ये 5 आपके जो पहले एलिमेंट्स हैं उनके नाम हैं। जैसे के से क्या है, पोटाशियम, पोटाशियम के पोटाशियम का सिंबल पोटाशियम, ठीक है। और उसी के बाद एस जो है ये क्या है, सल्फर, ठीक है, सल्फर, सल्फर क्लैप, यानी क्लैप से आपका क्या होगा, क्लोरीन, Cl, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। और ना मांगे Na, यानी Na का यहां पे सीधा सीधा है सोडियम, ये क्या है, सोडियम। और ना मांगे से क्या है, मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है। ये 5 आपके हो गए, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम और मैंगनीज, ठीक है। तो ये आपके 5 हो गए। अभी मैं इसके अलावा जो 5 हैं वो भी आपको, ये था यानी पहला निमोनिक मैंने क्या बताया, किसी से क्लैप ना मांगे, किसी से क्लैप ना मांगे, यानी इससे पहला जो इसका के है ये याद रखना अपने, ये के पोटाशियम का सिंबल है, और ये जो Na है ये भी सोडियम का सिंबल है, यानी ये पोटाशियम, S सल्फर, ये Cl क्लोरीन और ये Na सोडियम, और ये जो ना मांगे यानी कि मैंगनीज। 5 हो गए। अब इसके बाद 2 बनाने पड़े क्योंकि ये काफी 10 ये हैं, तो इसलिए एक की बजाय 2 सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस क्या है, किसी से क्लैप ना मांगे, और दूसरा है कि फैंसी कार में जैनब आई। दूसरा क्या है, फैंसी कार में जैनब आई। तो आपने इसमें
किसी से क्लैप ना मांगे, फैंसी कार में ज़ैनब आए। जैसे मैंने कहा अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप खुद से भी बना सकते हैं, ये कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं ये आपको याद रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं, वरना ये चूंकि 10 हैं इनको याद रखना खासा मुश्किल है, ठीक है। तो फैंसी कार का मतलब, फैंसी कार का फेरस, एफ से क्या होगा, फेरस का सिंबल है, ये फेरस का सिंबल है कार में, यानी ये जो है जो ये कार है ये कॉपर को जाहिर करता है, कॉपर क्या है, ये कार है ये कॉपर को जाहिर करती है, और में ये कार में क्या है, ये कार में जो है ये जो है मैंगनीज को जाहिर करती है, ये जो मैंगनीज को जाहिर करती है। और ये जो था इससे पहले वो था मैग्नीशियम, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम था, ये 2 दफा आता है यहाँ पे मैग्नीशियम, ये मैंगनीज है, ये क्या है मैंगनीज। तो मैंगनीज के बाद ज़ैनब, ज़ैनब से क्या है जिंक, और आई से मुराद आयोडीन। तो ये आपके 2 सेंटेंस हो गए, यानी ये आपके निमोनिक हैं और आपने इनको इस तरह से तरतीब से लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। आसानी से आपको याद आ गया अगर आपने 2 सेंटेंस याद रखिए। कि पहला का कौन सा सेंटेंस था, ये जो पहला जो था उमर के यूथ उधर उसका था, और इसमें जो था पहला वो है कि किसी से हेल्प ना मांगे, ठीक है, किसी से हेल्प ना मांगे, यहाँ पे किसी से हेल्प ना मांगे, और फैंसी कार में ज़ैनब आई। ये अब इससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कई दफा एमसीक्यूज में ये एलिमेंट्स जो हैं, ये माइनर एलिमेंट्स हैं, इनकी भी परसेंटेज आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो आपने इनकी परसेंटेज को भी याद रखना है कि ये कितने कितने परसेंट, जैसे पोटाशियम जो है, पोटाशियम 0.35%, 0.35%, सल्फर जो है ये 0.25%, और उसके अलावा जो क्लोरीन है ये 0.15%, और उसके बाद सोडियम जो है ये सोडियम 0.15%, ठीक है, और उसके बाद फिर 0.515%, यानी ये तीनों जो हैं इनकी जो परसेंटेज है वो एक ही है, बल्कि सभी मैग्नीशियम की 0.05 है, और फेरस की जो परसेंटेज है वो 0.04 है, और ये 1 2 3 4 कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन, इनकी आपको परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी परसेंटेज इसलिए जरूरी नहीं है कि ये ट्रेस एलिमेंट्स हैं, और ट्रेस एलिमेंट्स इतने ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज हमारी बॉडी में इंतहाई कम है, इतनी कम है कि उसका वेट भी नहीं किया जा सकता, यानी उसको परसेंटेज में नहीं लाया जा सकता। तो ये जो 1 2 3 4 5 के हैं, ये परसेंटेजेस इसलिए जरूरी हैं कि पिछले 5 साल पेपर में अगर आप देखें तो ये जो परसेंटेज हैं इसमें से कोई परसेंटेज है एज एन एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू की शक्ल में आपसे पूछी जा सकती है, तो इसलिए ये याद रखना आपके लिए जरूरी है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्या इसको कहते हैं, जो बायो एलिमेंट्स हैं, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इनकी कुछ और खुसूसियात है। खुसूसियात क्या है, यानी पहला क्वेश्चन ये कि यही जो हमने ये 6 और ये 10 16 यही इंसान की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाते हैं, तो आखिर इनमें ऐसी कौन सी बात है कि इनको ही यूज किया जाता है? वैसे तो 92 है, सबको क्यों नहीं यूज किया जाता? तो उसका आंसर ये है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं, और इनकी खसूसियत ये है कि दे आर बेस्ट सूटेबल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन देयर लाइफ, यानी ये जो 16 एलिमेंट्स हैं
इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में और होते हैं, लेकिन जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और होते हैं, और ये लाइफ को सपोर्ट करते हैं। यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी जिंदगी को बरकरार रखने के लिए ये उसके लिए बेस्ट एलिमेंट्स हैं, जिनके तरीके से वो अपनी लाइफ के लिए तमाम केमिकल रिएक्शन चलाता है जो उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। उसकी बॉडी के अंदर आपने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खसूसियत ये है कि उनमें हर वक्त केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे? केमिकल कंपाउंड्स के जरिए से। तो केमिकल कंपाउंड्स किससे बनेंगे? 360 जो है एलिमेंट्स, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म है वो हमें उन कंपाउंड से उनसे कंपाउंड से वो केमिकल रिएक्शन होते हैं या मेटाबॉलिज्म चलता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर होते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेते हैं, वो इन्हीं 16 एलिमेंट से बने होते हैं। एक बात ये, और दूसरी बात ये है कि ये जो यानी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में आपने एक ये भी पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसमें ये भी पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली कॉम्प्लेक्स, हाईली कॉम्प्लेक्स। अब ये जो हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं इनका मतलब क्या है कि इनकी बॉडी के अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यानी जितना कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही उसमें केमिकल रिएक्शन भी उतने ही ज्यादा होंगे। और ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं जितने भी, ये हमेशा बायो एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। यानी बायो एलिमेंट्स, यानी जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं, जिनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो जितना कोई ऑर्गेनिज्म ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उतने ही उसमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो उतने ही ज्यादा होंगे। अच्छा, उसके बाद ये कि ये जो यानी जो केमिकल रिएक्शन जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये कहाँ होते हैं? तो इसका आंसर है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रोटोप्लाज्म। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल है, हर सेल का ये जो सेल है, इस सेल के 3 मेजर पार्ट्स हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, एक इसका जो पार्ट है यानी वो है न्यूक्लियस, और एक इसका पार्ट है इसके एक सेमी लिक्विड या लिक्विड कहने के जेल टाइप मटेरियल है, लिक्विड कहने को, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो जितने हम ये जो मैंने बात की कि इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये जो किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको हटा दिया जाए, या कहने के सेल मेम्ब्रेन को निकाल दिया जाए, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। याद रखें, प्रोटोप्लाज्म की आपको डायरेक्ट यानी जो है वो डेफिनेशन आ सकती है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। प्रोटोप्लाज्म क्या है? ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेंटर होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। यानी जो ये बायो एलिमेंट्स हैं, ये कंपाउंड्स बनाते हैं, और वो कंपाउंड्स जो है मिलके केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। और केमिकल रिएक्शन कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको मिला के प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये था यानी कुछ
जो आपके बायो एलिमेंट्स हैं उनके मतलब इंफॉर्मेशन। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक है, जो एक्चुअल टॉपिक है, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्टिल देयर। लेकिन इससे पहले चूंकि ये जो बायो एलिमेंट्स हैं इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसका जो कहने के जो स्टार्ट है या इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो बायो एलिमेंट्स है। यानी जो जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसका स्टार्ट जो है वो यहीं से होता है। इसलिए हमने इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कौन से एलिमेंट्स कितना % होता है, इनका रोल क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया यानी बायो एलिमेंट्स के मतलब। अभी हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए लेवल से मुराद ये है, जैसे मैंने कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इंतहाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कॉम्प्लेक्स है वो अभी आपको समझ भी आएगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स है। देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिस्ट ने बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया कि इसमें छोटे से छोटा यूनिट कौन सा है जिससे ये बॉडी बनी हुई है और बड़े से बड़ा यूनिट कौन सा है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। तो सबसे जो छोटे से छोटा जो लेवल है वो है सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक लेवल। अच्छा, एक बात और मैं इसके कहूँगा कि आपकी बुक में जो पेज नंबर जो 4 है उसमें यानी एक पूरी इसकी समरी दी हुई है, यानी पूरी समरी दी हुई है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ से ये समरी है, रिवाइज करने के लिए यहाँ से आप याद मत करें डेफिनेशंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे के सारे, जितने भी बायोलॉजिकल लेवल्स होंगे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आप शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मत याद करें, यहाँ पे 2-2 वर्ड्स दिए, ये सिर्फ रिवाइज करने के लिए। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन से पूरे मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट पेजेस पे दी हुई है। और आप प्रॉपर, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन को हमेशा अहमियत दें और उसकी जो प्रॉपर जो है वो डेफिनेशन लिखें और जहाँ पे उसकी एग्जाम्पल की ज़रूरत हो एग्जाम्पल भी दें और कोशिश करें कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 3 लाइन्स पर मुश्तमिल हो। तो अभी इसीलिए मैं वो चार्ट पर नहीं जाऊंगा जो पेज नंबर 4 पे है, बल्कि चार्ट के जो हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे बुक के, जो आपकी बुक है। तो उसमें सर पहला लेवल है सब एटॉमिक लेवल। तो सब एटॉमिक लेवल क्या है कि देखिए, आपने अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी मैटर से बनती है, जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं वो मैटर से बनी हुई। और मैटर जो है उसकी 3 स्टेट्स होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इन ये जो यानी जो सॉलिड जो फॉर्म्स हैं मैटर की, इसके अंदर होता क्या है, इसमें इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है वो है एटम। एटम तो एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which represents its an atom is the smallest particle of an element which represents the properties of that element। यानी एलिमेंट क्या होता है कि एक ऐसी चीज जिसके अंदर एक ही तरह के एटम्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये गोल्ड है, तो गोल्ड को आप जितना मर्जी पीस लें, जितना मर्जी उसको बारीक करते जाएंगे, उसके अंदर गोल्ड के एटम्स ही होंगे। ये प्योर चीज होती है, यानी इसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं दूसरी तरफ, इसको हम एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट के अंदर क्या है, एटम्स। एटम का जो स्ट्रक्चर है, एलिमेंट के अंदर क्या है, एटम्स। और एटम का स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या होता है कि इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये दरमियान में जो है इसका एटम का न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके यानी ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मुख्तलिफ शेल्स में रिवॉल्व करते हैं, यानी ये रिवॉल्व करते उसके इर्द गिर्द घूमते। ये आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर जिसमें का प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये वो यानी ये वो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है। तो वो पार्टिकल्स जिनसे एटम बनता है उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक लेवल में सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में कौन से आते हैं पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लेवल है यानी एटम से भी निचला यानी जो लेवल है, जिन वो पार्टिकल जिनसे मिलके एटम बनता है उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, और इस लेवल को सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। अब आ जाए, ये तो हो गया सब एटॉमिक लेवल या सब। तो सब एटॉमिक जो लेवल है ये मिलके क्या बनाता है, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या बनाते हैं? एटम। यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? एटम। एटम क्या है? जैसे मैंने अभी कहा कि एन एटम इज द एटम। मैंने क्या कहा? एटम क्या होता है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच represents its properties, यानी which represents the properties of that element। यानी फर्ज करें ये हमारे पास एक एटम है, इसमें प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन है 6 और इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। अब ये एक एटम है, ठीक है, लेकिन ये किस चीज का एटम है? कार्बन, जिसके यानी एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है। तो ये जो यानी आप कोई भी कार्बन का एटम लेंगे, कोई भी कार्बन का एटम लेंगे, उसमें यही प्रॉपर्टीज होंगी, ये कार्बन की प्रॉपर्टीज शो करेगा क्योंकि ये कार्बन का एटम है, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये जो कि केमिकल है। देखिए स्मॉलेस्ट हम सब एटॉमिक को यानी वो भी स्मॉलेस्ट है, उनको एटम इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो कोई केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा एटम लेता है। एटम जो है वो रिप्रेजेंट करता है अपने एलिमेंट को और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये हो गया एटॉमिक लेवल, यानी किसी भी चीज में का जो स्ट्रक्चर है एटम से बना। और एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये हो गया एटॉमिक लेवल। अब एटॉमिक लेवल के बाद जो है, एटम के बाद क्या आता है? आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द एटम्स आर अनस्टेबल, यानी वो नेचर में स्टेबल नहीं होते और वो आपस में मिल जाते हैं, यानी एक एटम दूसरे एटम से मिलता है, ज्वाइन करता है, कंबाइन करता है और अपने इलेक्ट्रॉन कभी शेयर कर लेता है और कभी किसी को दे देता है। इस तरह से वो शेयर करके यानी इलेक्ट्रॉन तो वो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पर ये ऑक्सीजन का एक एटम है बट इट इज हाईली अनस्टेबल। तो हम क्या करें, इस ये जो 2 ऑक्सीजन के एटम हैं ये मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल जो होता है ये बहुत ही स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द एटम, ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फर्दर, इनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 2 यानी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। देखिए मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैक्रो किस कहते हैं? बड़े, बिग, यानी जो मॉलिक्यूल्स बहुत ही बड़े
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कितने बड़े। तो ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट अगर 10,000 डाल्टन हो, 10,000 डाल्टन्स, ठीक है, 10,000 डाल्टन्स, ये आपकी जो बुक है उसके बिल्कुल एंड पर जो पेज है, जो ग्लॉसरी है, उसमें इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको डिटेल से बताया हुआ है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन हो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और अगर उससे कम है तो हम उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यानी इसका कंसेप्ट होना चाहिए कि मैक्रो मॉलिक्यूल किसको कहा जाएगा और माइक्रो किसको कहा जाएगा। इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो 10,000 डाल्टन हो या 1,000 किलो डाल्टन हो, 1,000 किलो डाल्टन हो तो उसको हम मैक्रो, और अगर वो छोटा हो तो उसको, तो यानी मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर फर्दर they can be categorized or divided into two types, macromolecules and micromolecules. इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको इसकी एक और कैटेगरी है, वो कौन सी है? यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यानी बल्कि आप कहेंगे जब मॉलिक्यूल्स आपस कंपाउंड बना लेते हैं तो दो कैटेगरीज होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, और ये भी बात कि इनके दरमियान में बॉन्ड, इनके दरमियान में बॉन्ड, अगर बॉन्ड नहीं है तो फिर यानी ये जैसे देखिए CO2 है, यानी CO2 है, इसमें कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, वाटर है इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हैं और उनके दरमियान में बॉन्ड होता है। ठीक है, और जिनमें ये नहीं होता उनको इनऑर्गेनिक। तो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ तक हम जो है इसको वाइंड अप करते हैं। ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्योंकि खासी इसकी अभी डिटेल बाकी है, तो जो नेक्स्ट डिटेल है यानी वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जैसे मैं आपको रोज हर दफ़ा कहता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें, ये आपकी हेल्प के लिए है। और जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं वो जितने भी अपने क्लास फेलो स्कूल्स के जितने भी हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। और ये जो प्री क्लासेस चल रही हैं या जो लोग अभी से फर्स्ट ईयर में कॉलेजेस में जा रहे हैं वो सब अपने जो दोस्तों के साथ इस ये लेक्चर्स जो है ये शेयर करें और अभी से अपनी भरपूर तैयारी शुरू करें। थैंक यू वेरी मच।